हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो हम कर रहे थे संघ की कार्यपालिका और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि भारत की जो कार्यपालिका है, यहाँ जो प्रणाली अपनाई गई है वो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली को हमने ब्रिटेन से लिया है और संसदीय प्रणाली के तहत कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक नाममात्र की या जिसे संवैधानिक औपचारिक कार्यपालिका कहते हैं, और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो हमने संवैधानिक और औपचारिक कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देख लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं भारत संघ की वास्तविक कार्यपालिका। तो अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह व परामर्श के लिए राष्ट्रपति की सलाह व परामर्श के लिए मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये बात कहाँ है? 74 में दी गई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 75 में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों के बारे में। बस केवल प्रधानमंत्री से संबंधित या मंत्री परिषद से संबंधित केवल दो ही अनुच्छेद हैं। इन्हीं दो अनुच्छेदों में ही इनके बारे में दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को और कुछ नहीं दिया गया कहीं पे भी, क्योंकि देखिए जितनी भी शक्तियां हैं वो किसको दे दी गई? राष्ट्रपति को दे दी गई। और उनके अंदर एक नोट लगा के लिख दिया गया कि अनुच्छेद 74 के तहत इन सब शक्तियों का प्रयोग वो किसकी सलाह व परामर्श से करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। इसका मतलब ये सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री के पास में आ जाती हैं। इसलिए वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके पास में है? प्रधानमंत्री के पास में। या हम यूं कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो चलिए देखें, हम बात करते हैं नियुक्ति की। तो नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा शपथ अगर दिलाएगा तो राष्ट्रपति दिलाएगा। त्यागपत्र यदि देता है, त्यागपत्र यदि देगा प्रधानमंत्री, तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तीन बातें ध्यान रखेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा और त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को ही देगा। अब ध्यान रखिए नियुक्ति, अब नियुक्त किस व्यक्ति को नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल। कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो जब तक प्रधानमंत्री का जो दल है, ठीक है, जिस दल का वो नेता है, उसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, जब तक उसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वह पद पर रहेगा। जैसे ही बहुमत उसका बिखर जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सरकार गठबंधन से बनी होती है, दो तीन पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर बहुमत नहीं रहता है उसके पास में, तो उसी वक्त से उसका कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और सामान्यतः अगर हम बात करें, सामान्यतः कार्यकाल कितना रहेगा? सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए जरा, अब आगे देखते हैं इनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं हमारे। प्रधानमंत्री एक लिस्ट जारी करेगा, किसके लिए? मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए। मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए एक लिस्ट जारी करेगा। तो मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति
मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और उनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र भी ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखिए, हम बात कर रहे थे, लेकिन ये मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति जो करेगा ये प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री जिसको चाहे मतलब लोकसभा में उसका दल है, अब उस दल के सभी सदस्य तो नहीं हो सकते मंत्री परिषद में, तो इसीलिए उसकी लिस्ट होगी, उसके प्रधानमंत्री लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें प्रत्येक सदस्य को अलग अलग कार्यभार सौंपा जाएगा। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह व सिफारिश पर, ठीक है। उसके बाद देखिए मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना रहेगा? ये भी कार्यकाल रहेगा जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में जब तक विश्वास प्राप्त है तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। क्योंकि ध्यान रखना अपने को, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि उसकी नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने की है, ठीक है। और सामूहिक रूप से पूरी की पूरी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि अगर भी मंत्री परिषद के एक सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद ही क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर दोबारा से मंत्री परिषद का निर्माण करना होगा नए सदस्यों को मिला करके। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बात को अपने ध्यान, इसलिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि मंत्री परिषद के अंदर कितने मंत्री होंगे, अधिकतम मंत्री कितने होंगे? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 2003 के अंतर्गत यह डिसाइड किया गया कि मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, मतलब जितनी लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी और कम से कम 12 सदस्य मंत्री परिषद में अधिक होंगे। 11+1, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 11 मंत्री और 1 प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को मिलाकर के मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? 12। और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, ठीक है। होते हैं 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री प्लस में प्रधानमंत्री, ठीक है, इनको मिलाकर के कहा जाता है मंत्रिमंडल। इन्हें कहा जाता है मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है मंत्रिमंडल की बैठक की। और मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य मंत्री या उपमंत्री भाग नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। इनके पास में विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है। जैसे कोई गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, ठीक है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, ये सारे के सारे कौन है? कैबिनेट मंत्री हैं। और इनकी सहायता के लिए जो है राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। उपमंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट दोनों की सहायता के लिए होते हैं। राज्य मंत्रियों के पास में स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, तो ये ध्यान रखेंगे। और कैबिनेट मंत्री के पास में स्वतंत्र प्रभार होता है। और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। अब हम संयुक्त रूप से बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिए जरा, कोई भी मंत्री
बिना संसद का सदस्य रहे 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक फैक्ट अलग से ध्यान रखना आपको, तथ्य इंपॉर्टेंट है ये कि 6 माह ध्यान रखना है अपने को, किसी भी सदन का सदस्य बिना, सदस्यता के बिना। वास्तव में ध्यान रखना आपको क्या कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होने चाहिए, तो उसके विपरीत ये जो मंत्री परिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद में कौन आ जाएगा? मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और मंत्री सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इन दोनों को एक साथ ही बोलूंगा, ये मंत्री परिषद है, ठीक है। मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर वो सदस्य नहीं है तो वो केवल 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। 6 माह के भीतर उसे लोकसभा में या राज्यसभा में अपना सदस्यता ग्रहण करनी होगी। लोकसभा में कैसे ग्रहण करेगा? उसको इलेक्शन लड़के आना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्शन जीत करके आना होगा। यदि लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता, वो मतलब मान लेते हैं हम प्रधानमंत्री की ही बात कर लेते हैं कि जो दल का नेता है यदि वही लोकसभा का चुनाव हार गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि संसद में जाने का एक बैकडोर है, वो क्या है? राज्यसभा है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि अगर राजस्थान से किसी एमपी को चुन करके जाना है, प्रधानमंत्री को पद से चुन करके जाना है, लेकिन वो यहाँ हार जाते हैं, तो क्या होगा? राजस्थान की जो विधानसभा है, राजस्थान की जो विधानसभा है, वो विधानसभा क्या करती है? राज्यसभा में 10 सदस्यों को भेजती है। तो वैसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? उनको बैकडोर से राज्यसभा में भेजा जाएगा, यानी संसद तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन हुई थी इंदिरा गांधी के साथ में। इंदिरा गांधी जो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब आपको ध्यान रखना इस बात के बारे में कि तब उनको लोकसभा चुनाव हार गई थी, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा सदस्य होते हुए क्या किया था? प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। क्लियर दोस्तों, ये ध्यान रखना आपने को। और इसी के साथ में एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना क्या कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री या मंत्रियों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो आता है वो कहाँ आएगा? लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है। अब लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया है मान लेते हैं, और अब क्या होगा? प्रधानमंत्री उस पर वोटिंग नहीं कर पाएंगे, अपने पक्ष में वोट नहीं कर पाएंगे वहां पे। यदि लोकसभा के सदस्य हैं, मंत्री परिषद यदि लोकसभा के ही सदस्य हैं सारे के सारे, और इनके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये खुद के पक्ष में वोट डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास पक्ष के समय, अविश्वास प्रस्ताव के समय अपने पक्ष में वोटिंग नहीं कर सकते। क्लियर, ये ध्यान रखनी है अपने को। और दूसरी बात, यदि किसी विधेयक पर कोई मतभेद हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी वो उस पर वोटिंग नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ राज्यसभा में ही वोटिंग कर पाएंगे जब राज्यसभा में कोई विधेयक बीच में रहेगा कहीं पर भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। तो प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है तो पहली कंडीशन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपना मत नहीं दे सकता। इसके अलावा लोकसभा में जितने भी प्रस्ताव आएंगे उन पर अपना मत वोट नहीं डाल सकता, ठीक है भाई। आगे देखिए, इसके बाद में हम इसके अलावा और देखते हैं, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है, तो ऐसी कंडीशन में मंत्री परिषद स्वतः ही भंग मानी जाएगी, ठीक है, अपने आप ही क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी। लेकिन लोकसभा ऐसी कंडीशन में विघटित हो जाए, ऐसा कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल जो है वो नेता के मृत्यु या त्यागपत्र के बाद में किसी नए नेता को सामने ला सकती है, ठीक है। तो यदि उसके पास में लोकसभा में नया नेता है, उस बहुमत प्राप्त दल के पास में यदि नया नेता है तो उसको प्रधानमंत्री पद पर बिठाया जाएगा। यदि उनके पास में मतभेद है, नेता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा भी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। अब हम हमारे प्रधानमंत्रियों के बारे में बात कर लेते हैं, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो भी है।
तो देखिए, सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद में तीसरे प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। चौथे हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई में चौधरी चरण सिंह। फिर आते हैं इंदिरा गांधी। उसके बाद में है राजीव गांधी। नेक्स्ट है वीपी सिंह। उसके बाद में चंद्रशेखर सिंह। और 10 नंबर में हम देख लेते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा। 11 नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी। 12 नंबर पे HD देवगौड़ा। उसके बाद में है इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद में पुनः अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आता है हमारे पास में मनमोहन सिंह। और अब है वर्तमान में नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए देखें इनके बारे में थोड़ा सा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री हैं 1947 से लेकर के 1964 तक। तो 1947 से लेकर 1950 तक चलती है अंतरिम सरकार, और उस अंतरिम सरकार के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और 1950 के बाद में संविधान लागू हो जाता है, और 1951-52 में इलेक्शन होने के बाद में फिर दोबारा से प्रधानमंत्री आते हैं। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है 17 वर्ष का कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का माना है जो। उसके बाद देखिए जरा, इन्हें विदेश नीति का जनक कहा जाता है। भारत की विदेश नीति का जनक कहा जाता है, विदेशी नीति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना का जनक कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष नीति का इन्हें जनक कहा जाता है। इसके बाद देखिए 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। यहाँ पे भारत चीन युद्ध 1962 के अंदर होता है। तो उस समय कब, जवाहरलाल नेहरू के समय भी। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं तो उसके बाद देखिए जरा, इनको ये पहले व्यक्ति हैं, प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। पद पर रहते मृत्यु होती है, तो ये प्रथम व्यक्ति हैं। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके जो बहुमत दल है, इनके बहुमत का जो दल है, अब उसके दल के नेता की मृत्यु हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, या तो आप दल का नया नेता लाइए, और नहीं तो लोकसभा क्या है, भंग कर दी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया गया, लोकसभा इन्होंने बहुमत दल का नया नेता लाया गया, और वो नेता बनाएगा गुलजारी लाल नंदा को। गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया इन्होंने। प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले ये एकमात्र और प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद संभाला हो। और
इसी बीच एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया किंतु वो पास नहीं हुआ। तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके कार्यकाल में लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और इस भारत पाक युद्ध के लिए समझौता किया गया, एक ताशकंद समझौता आता है। तो ताशकंद समझौता जो है, ये ताशकंद जो अब वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तो ताशकंद समझौता सोवियत संघ की मध्यस्थता के अंदर हुआ था। ठीक है, तो उस समय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद देखिए जरा कि दूसरे व्यक्ति हैं, ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। तो उनका पद पर मृत्यु हुई तो उनका कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे गुलजारीलाल नंदा, और यहाँ पर भी वो दोबारा से गुलजारीलाल नंदा जो हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, पद संभालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो गुलजारीलाल नंदा जो हैं ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाल चुके हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो 1900 जो इनका कार्यकाल 66 में खत्म हो जाता है, तो उनका कार्यकाल 66 से लेकर 1970 तक चलता है। तो ये जो समय है ये चौथी लोकसभा का समय है, और चौथी लोकसभा पहली लोकसभा थी जो समय से पहले भंग की गई थी प्रधानमंत्री के कहने पर। ठीक है, तो 1917 में उसे क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था, और दोबारा से नए चुनाव हुए तो 1971 से लेकर 1977, ध्यान रखिएगा 1902 आती है हमारे पास में 1977 तक। इसी बीच आपने बात ध्यान रखनी है कि 1966 से 77 जो चौथी लोकसभा है, इसमें इंदिरा गांधी को पद नहीं मिला हुआ था। इसलिए इसमें क्या था कि इंदिरा गांधी जो है वो लोकसभा में चुनाव हार गई थी, और इसलिए उनको कहाँ से आना पड़ा था? राज्यसभा से आना पड़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहली जो एकमात्र यहाँ पे अपने ध्यान रखें, पहली प्रधानमंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री पद संभाला, तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है भाई, इसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ बात हमने देख ली कि राज्यसभा से थी, यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। लेकिन ध्यान रखनी बात आपको क्या कि 1971 के अंदर भारत पाक युद्ध होता है, दोबारा से भारत पाक युद्ध होता है 1971 के अंदर। यहाँ पर हमने देखा है कि संकटकालीन स्थिति होती है, यहाँ पे आपातकाल लगाया जाता है। तो इस समय आपातकाल और एक 1975 के अंदर 1975 में फिर से आपातकाल लगाया जाता है। 1975 का जो ये आपातकाल होता है आंतरिक अशांति के लिए, जो हमने देखा था राष्ट्रपति की शक्तियों में, है ना, तो आंतरिक अशांति के लिए जो ये आपातकाल लगाया गया था, तो ये 1977 तक चला था। तो जबकि 1971 से लेकर 5 साल की अगर हम देखें तो 1976 में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन इसे 1 वर्ष तक आगे बढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ उस समय क्या था? संकटकालीन स्थिति थी, यानी कि आपातकाल लगा हुआ था इस समय। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हम बात करते हैं मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो बनाई है वो किन्होंने बनाई है? मोरारजी देसाई के द्वारा बनाई गई है। और मोरारजी देसाई की सरकार जो है वो देखनी आपने 1978 के अंदर इन्होंने 44वां संविधान संशोधन लागू किया था। 44वां संविधान संशोधन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये वाला, और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में इंदिरा गांधी के समय लागू हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार के समय लागू हुआ। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, और यही प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, और इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के कारण क्या दिया? अपने पद से त्यागपत्र दिया। तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। क्लियर दोस्तों? और फिर एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि सबसे उम्र दराज यानी सबसे बड़ी उम्र में जाकर के ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले सबसे वृद्ध कह सकते हैं या सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम चौधरी चरण सिंह की। एक बात यहाँ पे और बताता हूँ मैं मोरारजी देसाई के समय, तो मोरारजी देसाई की जो बातें हैं उनको हम दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए,
मोरारजी देसाई के समय 44वां संविधान संशोधन लागू होता है, पहली बात। दूसरी बात, मोरारजी देसाई सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा उम्र वाले हैं। तीसरी बात हम बात करते हैं तो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। चौथी बात हम बात करें तो मोरारजी देसाई के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, जिस कारण से इन्हें क्या करना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। 4 बातें होगी। 5वीं बात हम देखते हैं तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे थे, एक जगजीवन राम और दूसरा है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 उप प्रधानमंत्री रहते हैं। हालांकि उप प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, वो प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है कि वो अपने मंत्री परिषद में से किसी मंत्री को प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति से नियुक्त करे। ठीक है, राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि उसे उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि प्रथम उप प्रधानमंत्री जो होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के समय कितने रहे, 2 प्रधानमंत्री रहते हैं, क्योंकि इनमें आपस में ही तालमेल नहीं बैठ रहा था, बहुमत ही नहीं था, तो इसीलिए इनकी सरकार गिरना तय थी। तो इस कारण से इनकी सरकार जो है वो गिर जाती है। ठीक है, अविश्वास के कारण से। उसके बाद हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह आते हैं दोबारा से। चौधरी चरण सिंह जब आते हैं तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना ही नहीं किया, लोकसभा का सामना ही नहीं किया, कभी लोकसभा में गए ही नहीं। ठीक है, हालांकि और उसके बाद में देखिए जरा, तो इनको भी क्या होगा, फिर ज़्यादा लंबा कार्यकाल नहीं मिला इनको भी। उसके बाद में पुनः इंदिरा गांधी का समय आता है, तो इंदिरा गांधी की हम बात करते हैं तो जो ये कार्यकाल है इंदिरा गांधी का, इस समय 1984 के अंदर इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इनके अंगरक्षकों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है 1984 के अंदर। ठीक है, तो एक यही बात आपने रखनी है कि सबसे पहला व्यक्ति जिसके खिलाफ अविश्वास लाया गया प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू है। फिर दूसरी बात रखनी है, सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाए गए, इंदिरा गांधी के समय, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद त्यागपत्र देने वाला कौन व्यक्ति है, तो मोरारजी देसाई है। आगे बढ़िए, राजीव गांधी की हम बात करें तो राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री है। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, वो राजीव गांधी है। ठीक है, उसके बाद में विश्व प्रताप सिंह आ जाते हैं, विश्व प्रताप सिंह आ गए, और फिर आता है चंद्रशेखर सिंह आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं, इनके कार्यकाल में ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू होता है 1993 के अंदर। ठीक है, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन इनके कार्यकाल में लागू हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के समय। फिर देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ पे आते हैं तो इनका कार्यकाल केवल मात्र कितने दिन का होता है, 13 दिन का होता है। 13 दिन में इनकी सरकार जो है वो गिर जाती है। तो सबसे कम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, फिर आता है HD देवगौड़ा, और उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल। फिर दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। तो यहाँ पर जो इनका कार्यकाल रहेगा ये 2 बार आएगा यहाँ पे, 1998 से लेकर के 1999 और 1999 से लेकर के 2004। फिर बात आते हैं मनमोहन सिंह की। तो मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो 2004 से लेकर के 2014 तक 2 बार लगातार इनका कार्यकाल रहा है, और उसके बाद में 2014 से लेकर के वर्तमान तक जो है वो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो इस बात को आपने देखना है, ये हमारे पास में प्रधानमंत्री हो चुके हैं। तो इसी बीच मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति 6 माह तक बिना किसी संसद का सदस्य बने प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री पद पर रह सकता है, या न्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी है, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है, और शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाता है, और त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देगा, और इसका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद
पर्यंत इनका कार्यकाल रहेगा। और फिर भी ये तो प्रसाद पर्यंत है, लेकिन सामान्यतः कार्यकाल कितना रहेगा? 65 वर्ष की आयु तक। जैसे इनकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण होती है तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया महान्यायवादी, उनकी नियुक्ति करता है। अब महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, शपथ दिलाता है, त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देगा, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अब किस व्यक्ति को महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं हैं, वही योग्यता प्राप्त, उसी योग्यता वाला व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा? महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और इस महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होगा, दोनों सदनों में बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। वहां पर अगर किसी प्रकार का प्रस्ताव पास होता है तो उसमें वो क्या नहीं कर सकते? मत नहीं दे सकते। ठीक है, पहले जो महान्यायवादी हैं वो MC शीतलवाड़ है, MC शीतलवाड़। और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। ठीक है, तो ये इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि महान्यायवादी जो होता है वो देश का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।